नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ बेहद खास मेहमान अरुणिमा घोष। हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी में, अंग्रेज़ी में भी, जैसे जैसे बातचीत चलेगी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक जो बड़ी बात है और इस पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है कि ये जो हाल में जो आप अगर देखें लेसन्स क्या हैं, हम पूछें अगर भारत के लिए, जिस तरह से एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? पहले बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एबीपी नेटवर्क को, मुझे यहाँ बुलाया आपने। ये जो आप एक विकसित भारत की तरफ आपने एक कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है, इसमें ऊर्जा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में एक भी ऐसा कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जहां पे मतलब कि जिसे कहते हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था बिना ऊर्जा के हुआ हो। तो भारत में भी ये विकसित भारत के लिए एटलीस्ट 2 या 3 गुना शायद ऊर्जा का डिमांड बढ़ेगा। बिजली का डिमांड 3 से 4 गुना बढ़ेगा अगले 2 दशक में। इस हिसाब में ये हमें सोचना चाहिए कि जब एनर्जी शॉक आता है तो उसका क्या मतलब होता है। जब हमारा ये इस साल का जब बजट बना, उसमें हमने एस्टिमेट किया था कि 1 बैरल ऑफ ऑयल कुछ $65 का होएगा। वो आज के दिन $100 पे पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इंपैक्ट हो रहा है। ऑलरेडी ये 4 महीने का जंग चल रहा है। लेकिन इसमें एक इमीडिएट क्राइसिस होता है और फिर इस क्राइसिस को मैं हमेशा कहता हूं नेवर वेस्ट अ क्राइसिस, बिकॉज अ क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो उसमें क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें अपना जो जिसे कहते हैं रिजर्व्स, वो बढ़ाना पड़ेगा। अभी भारत के पास कुछ 60 दिन का ऑयल सप्लाई है, ऑयल रिजर्व्स है, 60 दिन का गैस, 45 दिन का पर एलपीजी। अभी तो मिल नहीं रहा है, बढ़ेगा कैसे? एग्जैक्टली। तो ये इमीडिएट क्राइसिस हमें वी हैव टू होप दैट द क्राइसिस विल पास, बट इवन फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमें वो रिजर्व्स बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए जो अभी यूएई में भी प्रधानमंत्री गए थे, दैट डील वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड एटसेट्रा। दूसरी बात जो है, हमें अपना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा। 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 47% गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें भी काफी कुछ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। तो ये डिपेंडेंसी हम कैसे कम करें? हमें ओवरऑल इकोनॉमी को इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा। आप व्हीकलर ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ 24 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं, लेकिन उसमें केवल मतलब कि जो 4 व्हीलर्स हैं उनका शेयर काफी कम है। 92% व 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। जब हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रीफाई होएगा, तब उतना हम अपने देश में जो हम एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा होगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा एक जो हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा वो है कुकिंग फ्यूल में। देखिए, कुछ 10 साल पहले भी कुछ बस केवल 50% हाउस होल्ड्स थे भारत में जिनके पास एलपीजी सिलेंडर्स थे। आज वो 80% से ज्यादा हो गया है। दैट इज वन गुड न्यूज। लेकिन वो एलपीजी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुकिंग फ्यूल ट्रांजिशन जो चाहिए, वो कंप्रेस बायोगैस लें, हम पाइप नेचुरल गैस लें, या इलेक्ट्रिक कुकिंग करें। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इमीडिएट क्राइसिस, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, रिजर्व्स बनाना है, रिजर्व्स को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चेंज चाहिए, इलेक्ट्रिक कुकिंग या ऑल्टरनेटिव कुकिंग सोर्सेज चाहिए, तभी जाके एक एनर्जी रेजिलियंस बनेगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो हम कैसे करेंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल पे हम लोग ध्यान करें, तो आप वहाँ जाएंगे कैसे? वो जिस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, लोग तो वहीं रहना चाहते हैं, आप वो धक्का कैसे लगेगा उसमें? धक्का एक हिसाब से तो लग चुका है। 2010 में जब भारत का नेशनल सोलर मिशन आरंभ हुआ, तब हमारे पास पूरे देश में कुछ 20 मेगावाट सोलर था। आज वो 2,80,000 मेगावाट
नॉन फॉसिल कैपेसिटी बन चुका है। भारत दुनिया में नंबर 3 हो गया है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसमें और भी बढ़ावा देना पड़ेगा। बढ़ावा कैसे दें? एक होता है टेक्नोलॉजी चेंज। अगर हम भारत में ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करें, दैट विल बी बेटर। पिछले 5 साल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलर पैनल्स कुछ 20,000 मेगावाट से 1,90,000 मेगावाट बन चुका है। दूसरा, हमें मार्केट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि हम किस तरह से और सौर ऊर्जा प्लस बैटरी का कितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, हमें जैसे मैंने कहा, जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव आएगा उसका एक डिमांड बढ़ेगा। चौथा, हेवी इंडस्ट्री में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है भारत का, वो पूरी दुनिया में नंबर 2 है। 5 मिलियन टन का टारगेट है 2030 तक का। अलग अलग सेक्टर्स में ये डिमांड आएगा। अभी पीएम सूर्यघर योजना जो है वो सिर्फ 2 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था। टारगेट था 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगे। ऑलरेडी 40 लाख घरों में लग चुका है। पीएम कुसुम योजना जो है वो मतलब कि कृषि सिंचाई योजना, जिसमें सौर ऊर्जा इस्तेमाल किया जाए, सोलर इरिगेशन, वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो ये सिर्फ एक बदलाव नहीं आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल जो एनर्जी है वो अलग अलग सेक्टर्स में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ना, जैसे ग्रीन एनर्जी है, डीकार्बनाइजेशन में उसकी बड़ी भूमिका है, पर उसके लिए उसके भी तो रास्ते जो है वो इतना आसान नहीं है। कैसे सरकार उसको प्रोएक्टिवली आगे बढ़ते हुए उस एक तरीके से दरवाजे को खोले, क्योंकि अगर ये रास्ता है, ये एक रास्ता बन सकता है, तो उसको हाईवे बनाने की जरूरत है ना, वो कैसे बनेगा? किसी भी हाईवे के लिए पहले एंट्री रोड्स भी चाहिए होते हैं और ऑफ रैम्प्स भी चाहिए होते हैं। तो एंट्री रोड्स क्या होते हैं उस हाईवे? एक होता है पॉलिसी। लॉन्ग टर्म किसी भी एनर्जी सिस्टम चेंज करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी का सिग्नल देना पड़ेगा और वो कंसिस्टेंट पॉलिसी रहना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने नॉन फॉसिल कैपेसिटी का पॉलिसी बनाया था, वो हर कुछ सालों में उसके टारगेट्स बढ़ते गए हैं। तो अगर आज आप डेवलपर होंगे किसी सोलर प्रोजेक्ट का, विंड प्रोजेक्ट का, आपको लगेगा कि भारत का जो मार्केट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट आफ्टर चाइना अब मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट भारत में हो रहा है। दूसरा है कि डी रिस्किंग, इन्वेस्टमेंट्स को डी रिस्क करना पड़ेगा। डी रिस्किंग का क्या मतलब हुआ? एक जो बिजनेस रिस्क है वो तो अपना है, लेकिन करेंसी रिस्क हो गया, पॉलिसी रिस्क हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो डी रिस्किंग के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तीसरा एक जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन। नाउ जब हमारा ये सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा का जो जर्नी शुरू हुआ था, व्हाट इंडिया वाज डूइंग वाज इंपोर्टिंग सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एक्सेट्रा। अब हमने देखा कि नाउ वी कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो प्रोमोटिंग दैट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस कि ये केवल एक एनर्जी स्विच नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग स्विच भी है, एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो ये सब डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। आज हमने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, जॉब्स, ये एक 4th अपॉर्चुनिटी हो जाता है। जितने जॉब्स क्लीन एनर्जी में क्रिएट होते हैं वो कई गुना ज्यादा हैं फॉसिल एनर्जी से। ऑलरेडी कुछ 6.5 लाख जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हमारा एस्टिमेशन है कि वो 45 लाख तक बन सकता है। सो जॉब्स, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इज ऑल ड्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। पर मैं कह रहा हूं कि क्या ये कहना गलत है? ये बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये रास्ता हाईवे बनेगा, लेकिन जो सोच है और जिस तरह से हमारी स्कीम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। इन सबको बांध के एक तरीके से जो चीज़ों को आगे ले जाने वाली बात है, उसमें हम कुछ सोचते हुए से रह जाते हैं। अभी ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता है? कुछ चीज़ों में हम पीछे रह जाते हैं, कुछ चीज़ों में वी ओवर अचीव देन व्हाट वी इमेजिन। सबसे जो
मेजर रोड ब्लॉक है वो हमारे इमेजिनेशन का है, ये सोच की है। क्योंकि इसमें आज अगर हम सोचे एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर, हम कहीं भी किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, बत्ती चलेगा, अच्छा कहीं सुनाई दिया ट्रांसफार्मर जल गया है। आज का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं वो 100 साल पहले भी वैसा ही दिखता था, लेकिन अगर आप लेबोरेटरीज में जाएं वही बड़ा सा ट्रांसफार्मर आज आपके उंगली के साइज का होएगा। द होल एनर्जी सिस्टम विल कंप्लीटली चेंज, नॉट जस्ट कि ये डीकार्बनाइज्ड एनर्जी सोर्सेज होंगे, डिजिटलाइज होएगा। भारत में कुछ 250 मिलियन 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। वो जो स्मार्ट मीटर्स एक फाउंडेशनल स्टैक बन जाता है, उसके ऊपर जैसे हमारा डीपीआई है, आधार का है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, एक एनर्जी स्टैक बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। उसके ऊपर नए बिजनेस मॉडल्स बनेंगे कि केवल यहां पे आप जनरेट कर रहे हैं और वहां पे आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं, आपके अपने घर पे आप जनरेट करिए, आप किसी और के इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट ट्रेडिंग करिए। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी सिस्टम। तो मैं ये कहता हूं कि ये द फ्यूचर विल बी नॉट ओनली डीकार्बनाइज्ड बट इट विल बी डिजिटलाइज्ड एंड इट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। ये तीन डीज एक जो ट्रिपल हीलिक्स की तरह इनका जब जुड़ेंगे, तो जो यहां पे बैठे हुए हैं और जो आपके दर्शक ये देख रहे हैं, जिनका सोच उस तरफ होगा, दे विल बी द विनर्स इन दिस सिस्टम। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन एक तो वो सोच कहाँ से लाएंगे, और सोच के जब आ भी गई तो उसके हिसाब से प्लानिंग कैसे होगी, पॉलिसी कैसे, बड़ी चुनौतियां हैं ये। अगर आप देखें और बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर को एक तरीके से नॉन डेजिग्नेटेड ग्रीन स्पेस माना जाता है, आधे सिंगापुर को। और सिंगापुर में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो 1960 से चल रही है वो। तो अब तो बहुत 60 साल 66 साल हो गए, तो उसमें हम लोग कैसे सीखें? क्या हम लोग की आंखें खुली हुई है कि भाई इस तरह की चीजें हो रही हैं दुनिया में, तो हम बजाय इसके कि लड़ें झगड़ें, जब ये व्हील बना हुआ है तो इसी को इस्तेमाल करें? नहीं, आपने ये सिंगापुर का उदाहरण दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है दो रीजंस के लिए। एक कि सिंगापुर जो एक अब ग्लोबल सिटी बन चुका है, वो किस हिसाब से, वो उनकी सोच कहाँ जा रही है, वो भी उनका भी एनर्जी इंपोर्ट होता है, उनके पास भी पानी नहीं है, सब पानी इंपोर्ट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हर एक पानी का बूंद हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। सिंगापुर में एक बूंद पानी 5 बार इस्तेमाल होता है। सस्टेनेबिलिटी, हाँ, केवल सस्टेनेबिलिटी नहीं, उससे आपका लैंडस्केपिंग भी हो रहा है, इंडस्ट्री भी हो रहा है, पोर्टेबल वाटर भी हो रहा है। हम सोचते हैं सिंगापुर एक एडवांस्ड इकोनॉमी है, उनका एक रूल है, अगर नया इमारत खड़ा हो उसका लीफ कवर सीमेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो ये गार्डन सिटी सिर्फ नाम के वास्ते नहीं हुआ है, दे हैव रियलाइज्ड कि सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द फ्यूचर आर वेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। There's a second reason for it, and Singapore and India relations will be extremely important for this. Singapore जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हुआ, सिंगापुर है स्टेट ऑफ मलक्का पे, वहां से एशिया का बहुत ऊर्जा जाता है। केवल भारत का एनर्जी ट्रांजिशन नहीं, चीन का, जापान का, कोरिया का, थाईलैंड का, वियतनाम का, सब ये जो एशियाई इकोनॉमीज हैं, ये सब सोच रहे हैं कि हमारा एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो। इसमें सिंगापुर और भारत जुड़ सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सब नए सेक्टर्स हैं जिनमें हेवी इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, टेक्नोलॉजी भी लगेगी, लेकिन पार्टनरशिप्स होंगे। आप जो कह रहे हैं जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो पार्टनरशिप्स के हिसाब से वो हम ज्यादा ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, अब वही देखना है कि सरकार में वो कौन से लोग हैं जिनको ये पार्टनरशिप साफ दिखाई देती है। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आप और बताइए इसके बारे में अपने प्रोग्राम्स में। You talked about water. We have about 18% of world population, but only 4% of fresh water. Do you think it's a challenge?
इट इज़ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी अगेन। मैंने अभी जो मेरा किताब मैंने छापा है, वाटर नेचर प्रोग्रेस, पानी प्रकृति प्रगति, हमने ये कैलकुलेट किया है कि अगेन सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, मतलब कि पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको वेस्ट वाटर ना मान के उसको अगर हम फिर से रिट्रीट करें और फिर इसको इंडस्ट्री में डालें, डेटा सेंटर कूलिंग में डालें, सिटी लैंडस्केपिंग के लिए लें, हॉर्टिकल्चर के लिए लें, तो उसका एक नया मार्केट कुछ $35 बिलियन का बन सकता है। कुछ 1 लाख नए जॉब्स वहीं पे बन सकते हैं। ये मार्केट आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये आप सोच लीजिए कि विकसित भारत के लिए एक नया सेक्टर खड़ा हो गया $35 बिलियन का। दूसरा, मैक्सिमम पानी कहाँ इस्तेमाल होता है? कृषि, फार्मिंग में। लेकिन हम सोचते हैं ये सिंचाई कहाँ से आएगा, और सिंचाई के लिए इधर हम कनाल की तरफ जाते हैं, रिवर से लेते हैं, या ग्राउंड वाटर में पंप लगाते हैं। लेकिन हमारे किताब आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि एक ब्लू वाटर जो आप नदियों में देखते हैं, लेक्स में देखते हैं, वो केवल उसमें केवल 40% पानी है। तो बाकी 60% पानी कहां पे है? हमारे सॉइल में। उसको कहते हैं ग्रीन वाटर। तो उसको अगर हम टैप करें, उसको अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज करें, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, ऑलरेडी एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो 60 साल से इंडिया में चल रहा है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 हो सकता है, जिसमें ये जो वाटर क्राइसिस का हम फेस करते हैं, वाटर क्राइसिस हम फेस करते हैं क्योंकि हमारा सोच केवल ब्लू वाटर पे लटका हुआ है। लेकिन हम ग्रीन वाटर पे फोकस करेंगे तो एक बिल्कुल नया फार्मिंग इकोसिस्टम बन सकता है। तो वी हैव टू अगेन थिंक ऑफ नॉट जस्ट द क्राइसिस, not just the scarcity, but we have to think about new investment and business opportunity. आपने डेटा सेंटर्स की बात की। डेटा सेंटर्स से बड़ी परेशानी है लोगों को, क्योंकि कितना पानी वो कंज्यूम करते हैं। मतलब बेतहाशा पानी चाहिए डेटा सेंटर्स के लिए। लोग कहने में बहुत आसानी से कह देते हैं डेटा सेंटर्स बनेंगे और फिर आगे बात करते हैं। पानी नहीं, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह की गर्मी खास तौर पर उनकी वजह से हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि ये चुनौतियां हैं और दुनिया इससे जूझ रही है और इसके रास्ते भी हैं। क्या हम उन चुनौतियों को और खास तौर पर उनके रास्तों को समझते हैं, या अभी भी हम ऐसे ही बचपने से में हैं कि आंख खुली हाँ जी डेटा सेंटर बना देते हैं? मैं जिस तरह की पॉलिसी लेवल पे बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बात छोड़ा। माई शॉर्ट आंसर वुड बी कि अभी तक हम वो समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जैसे भारत में नेशनल एक पॉलिसी है डेटा सेंटर्स को एनकरेज करने के लिए, और अच्छी बात है, हम एनकरेज कर रहे हैं। 15 स्टेट्स में ऑलरेडी डेटा सेंटर प्रमोशन का पॉलिसीज है, 28 में से 15 स्टेट्स में। लेकिन हमने ये देखा है केवल 5 स्टेट्स में कोई भी सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स है। Now, why is this important? कोई सोचेगा मुझे डेटा सेंटर खड़ा करना है, क्या फर्क पड़ता है सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स? देखिए, आज के दिन जो कुछ 290 और डेटा सेंटर्स है भारत में, दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन 6 रीजन्स में। मेनी ऑफ दीज रीजन्स फेस वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्कैर्सिटी। क्यों चाहिए हमें डेटा सेंटर? स्कूल करने हैं। अच्छा, पावर डिमांड, आज के दिन पावर डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर्स नॉट टू मच इन इंडिया कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, कुछ 0.5 गीगावाट है। बाय 2030 वो 6.5 गीगावाट, 8 गीगावाट का पावर डिमांड ही डेटा सेंटर से आ जाएगा। तो अगर आज आप डेटा सेंटर खड़ा कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा इसका पावर कहां से आएगा। तीसरा, हीट। आपने हीट की बात नहीं की। दुनिया में कुछ 9000 डेटा सेंटर्स हैं आज, ऑलरेडी 600, so about 5% of those data centers are already in places that are too hot to operate. तो जितना मतलब कि आपका एनर्जी लोड बढ़ जाएगा, वाटर लोड बढ़ जाएगा। सो why sustainability indexes are important
कि आप अगर अपना हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हैं एक नए इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, आपको देखना पड़ेगा ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो पानी कहाँ से आएगा? अगर पानी नहीं है तो आपको एयर कूल टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। ऊर्जा नहीं है तो आपको शायद रूफटॉप सोलर या कहीं और से कैप्टिव पावर ढूंढना पड़ेगा। हीट स्ट्रेस है तो कुछ और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा कि डेटा सेंटर ना बनाएं। In fact, to grow data centers and the AI revolution in India, again you have to focus on कि आपके natural resources appropriately है कि नहीं। US में कई कई जगह पे data centers का प्लान है वो बंद हो जा रहा है क्योंकि communities oppose कर रहे हैं कि हमारा पानी खींच रहे हैं ये data centers. So we need as I said, the digital revolution and the decarbonization revolution has to go together. तभी जाके एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम देख सकेंगे। जैसे आपने बात की कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ पर उसका उत्पादन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसी से अगर आप देखें तो एक ग्रिड इंटीग्रेशन की बात है, स्टोरेज की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन की बात है। तो मतलब अकेला नहीं है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड पर तो एक व्यापक क्षेत्र, कई कई चीजें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी। उसमें आप जब पीछे रह जाते हैं तो आपका जो मेन थ्रस्ट एरिया है उसमें आपको बाधा आती है। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज जैसे अगेन आई गो बैक टू 2010 क्योंकि तब सोलर मिशन शुरू हुआ था। तब एक कुछ 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने में कुछ 15 से 18 महीने लग जाते थे। आज 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट कुछ 8-9 महीने में लग जाता है। दैट इज गुड, टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग। लेकिन वहीं उसी प्रोजेक्ट में वो ग्रिड कनेक्शन लगाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए 2-3 साल लग जाते हैं। तो ये एक 2 स्टेप चल रहा है, एक स्प्रिंट भाग रहा है और एक धीरे धीरे चल रहा है। सो वी नीड द ग्रिड कनेक्शन प्लानिंग इन ऑर्डर टू अब्सॉर्ब द क्लीन एनर्जी। ऑन द अदर एंड, आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे सपोज आपने यहां पे आपने लगा दिया रूफटॉप सोलर, आपने अपने घर पे लगा दिया रूफटॉप सोलर, वो कैसे मेन ग्रिड से कनेक्ट कर पाए ताकि नेट मीटरिंग, मतलब कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपका सरप्लस है तो आप वापस भेज सकते हैं ताकि आपकी आमदनी बढ़ जाए। सो दिस रिक्वायर्स बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड प्लेसेस जहां नहीं हो रहे हैं वहां पे बहुत कर्टेलमेंट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की। लेकिन जहां वो प्लान है, जैसे इंडिया का जो ट्रांसमिशन ग्रिड है, इट इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 5 लाख सर्किट किलोमीटर है, वो जाके अभी 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर बनेंगे बाय 2030। सो ओवरऑल टारगेट्स हैं, लेकिन कहां पे लगना है, कब तक लगना है, हाउ दैट सीक्वेंस लाइंस अप, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर वो ना हो तो आपका इन्वेस्टमेंट ठप हो जाए। समय मेरा खत्म है, लेकिन मैं अगर आपसे आखिरी सवाल के तौर पे पूछूं और अगर अगले 10 सालों की बात करूं या 2047 तक की बात करूं और आपसे 1 या 2 चीज़ें ऐसी आपको कहूं कि एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन पर ज़रूर कदम उठाना चाहिए इस समय, वरना बाद में उठाएंगे तो हो सकता है देर हो जाए। 2 बोलूंगा, क्योंकि एक ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन 2 चीज़ें, we have to move towards clean transportation। तभी जाके आपका पेट्रोल 67% हमारा पेट्रोल 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में जा रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आर मोर कॉस्ट कंपेटिटिव। जो जब हम वो करेंगे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होएगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगा और एक नया इकोनॉमी बढ़ेगा। दूसरा जो मैंने कहा, वी हैव टू लेवरेज द डिजिटल रेवोल्यूशन। अगर हम एक डीपीआई बनाए एनर्जी के लिए, जैसे आधार बनाया आइडेंटिटी के लिए, जनधन योजना किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, अगर एनर्जी का एक स्टैक बनाए तो जो पीयर टू पीयर एनर्जी का नेटवर्क बनेगा, उसमें से जो बिजनेसेस बनेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, जो नए नए टाइप के स्किल्स लगेंगे, इट्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। These are 2 extremely important things we should focus on today for energy independence, energy sustainability, energy affordability, and most importantly, economic growth. मेरा आखिरी पॉइंट होएगा,
जैसे हम एआई के कहते हैं जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी का जीपीटी क्या है? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, मतलब कि मेनी डिफरेंट इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी इम्पैक्टेड। मैं कहता हूं कि क्लीन टेक इज अनदर जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी टू ड्राइव नॉट जस्ट द एनर्जी सेक्टर बट द इकोनॉमी ओवरऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये वो बातचीत है जो वक्त आ गया है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए, विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि इस फील्ड में आप हैं और इस पर बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से और ज़्यादा बिजी रहें, आपको अपने लिए बिल्कुल समय न मिले और आप इस पर लगातार बोलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब बिजी रहेंगे, विकसित भारत बनाना है। थैंक यू। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।